नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। देखिए, संविधान के भाग की सीरीज में चला रहा हूँ। संविधान की एक तरीके से सीरीज कंप्लीट ही हो रही है और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। किस तरीके से अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र बनाए जाते हैं या उनको समाप्त करा जाता है, ये अधिकार किसके पास में होता है, किस तरीके से कार्य करा जाता है, कानून किस तरीके से कार्य करता है, क्या राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाया गया सभी कानून क्या जिस तरीके से पूरे भारत में लागू होता है, और भारत के अंदर ही अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, समझ, एसटीज एरिया होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, क्या वहाँ पर भी सभी कानून लागू होते हैं? तो जानेंगे हम इस वीडियो में इन सब बातों पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम किस किस टॉपिक पर या किस किस पॉइंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी अनुसूचित क्षेत्र जो है उसका प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, उसका गठन कौन करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है। दूसरा, केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या क्या होती है। तीसरा, जनजातीय सलाहकार परिषद क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है। इसके साथ में एक जिला परिषद भी होती है, उसका गठन कैसे होता है, कौन कौन सदस्य होते हैं, वो बात करेंगे। इसके बाद समझेंगे एसटीज एरिया में लागू विधि, यानी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जो संसद या विधानमंडल के द्वारा जो भी बनाया गया कोई भी कानून है वो यहाँ कैसे लागू होता है या नहीं होता है। फिर पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, यानी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस तरीके से चलाया जाता है, शामिल किया जाता है या उसको देख रेख कौन करता है। फिर पढ़ेंगे जनजातीय क्षेत्र जो है ये संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद से संबंधित है, और अनुसूचियां कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए तो अब शुरू करते हैं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। आइए आप देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां। तो अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 10 जो है भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसके बाद बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आपके 244 याद रखिएगा, आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची में हम अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दो अनुसूचियों के बारे में हम जानेंगे। अगर हम जनजातीय क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो अनुसूची 5 और अनुसूची 6 कौन कौन से राज्य अनुसूची 5 में आते हैं, कौन कौन राज्य अनुसूची 6 के अंदर आते हैं, ये सब जानेंगे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है, किसके द्वारा करी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा पूरे भारत में कहीं भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, यानी राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर सकते हैं, या किसी राज्य में उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या करा जाता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कर देते हैं, ये तो राष्ट्रपति की पावर है, पर राज्यपाल की सिफारिश पर भी उस राज्य की कोई एक अलग से एरिया है जहाँ पे अनुसूचित जनजातियां रहती है और उस क्षेत्र को अभी तक जनजातीय क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है, तो राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति से कि सर इस क्षेत्र को आप जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दीजिए, और राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी एरिया को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पावर के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति के पास पावर है कि अगर वो अनुसूचित क्षेत्रों को बना सकता है तो उसको भंग भी कर सकता है, उसकी सीमाएं बदल सकता है, ठीक है, सीमा बदल देगा या सीमा घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है, सीमा घटा भी सकता है, सीमा बढ़ा भी सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए नियम भी बना सकता है, ठीक है। ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सब काम करेगा राष्ट्रपति, नियम भी बना सकता है। अब इसके बारे में बात करें कि अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र व राज्य की बनाया गया कोई भी कानून क्या अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं लागू होता है। अगर केंद्र या राज्य, याद रखिएगा, या केंद्र या राज्य के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है,
या अगर हो भी, अगर केंद्र के द्वारा कोई कानून बना दिया गया है, राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी कानून ऐसा बना दिया गया है, तो राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि जिस राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लिए कानून बनाया गया है कि उस कानून को उस क्षेत्र पे लागू करे या ना करे। अगर लागू करे तो कुछ संशोधन के बाद वो लागू कर सकता है, यानी पूरी की पूरी पावर उस राज्य के राज्यपाल के हाथ में रहती है। अगर राज्य की विधानमंडल कोई भी कानून बनाती है और अगर केंद्र कानून बनाती है तो केंद्र का कानून भी जनजातीय पर जो इलाके हैं, जनजातीय क्षेत्र, वहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति का है और राष्ट्रपति कानून बनाएंगे और राज्यपाल उस कानून को लागू करेंगे जनजातीय क्षेत्रों में, और देखरेख का कार्य भी राज्यपाल का ही होगा। समझ रहे हैं? तो जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र व राज्य द्वारा बनाए गए कोई भी कानून लागू नहीं होता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। अब इसके बाद अगला पॉइंट अगर हम चर्चा करें अगले पॉइंट पर, तो वो है जनजातीय सलाहकार परिषद। कि जनजातीय सलाहकार परिषदें क्या होती है और वो किस तरीके से कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं, जनजातीय सलाहकार परिषद, देखिए जनजातीय सलाहकार परिषद क्या है, तो मैं आपको बता दूं, कानून जनजातीय क्षेत्रों में कानून का सही तरीके से निर्माण करने के लिए या एक परिषद का निर्माण किया जाता है, वो होती है जनजातीय सलाहकार परिषद। इस जनजातीय सलाहकार परिषद में मैं आपको बताऊं तो 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं जनजातीय सलाहकार परिषद में, जिसमें से 3/4 सदस्य, 3/4 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्य विधानमंडल से होंगे। याद रखिएगा, कहाँ से होंगे? राज्य विधानमंडल से होंगे। और 1/4 सदस्य उस जनजातीय इलाके से चुने जाएंगे। तो यानी टोटल 20 सदस्य होंगे किसी भी जनजातीय सलाहकार परिषद में, जिसमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानमंडल से होंगे, और ये वो सदस्य होंगे जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते होंगे राज्य की विधानमंडल में। समझ रहे हैं? यानी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित वो लोग जो राज्य के विधानमंडल में सदस्य हैं, वो राज्य की जनजातीय सलाहकार परिषद में मेंबर चुने जाएंगे, और 1/4 सदस्य वो होंगे जो जनजातीय क्षेत्र से आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये तो होंगे जनजातीय सलाहकार परिषद। इसका गठन किस तरीके से होगा समझ गए। कार्य क्या है? सलाह देना है, कानून का निर्माण करना है जनजातीय इलाकों में। अब इसके बारे में बात करें कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्या होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अनुसूची जो 6 है, पहले तो आप 6 के बारे में जान लीजिए। अनुसूची 6 के अंदर A, T, M और M, यानी और ये 4 राज्य जो है आपके, वो अनुसूची 6 में बताए गए हैं और संविधान में इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। परंतु अनुसूची जो 5 है, ये इन 4 राज्यों को छोड़कर, 4 राज्यों को छोड़ दीजिए, AT, MM को छोड़ दीजिए, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को छोड़कर जो बाकी के जितने भी राज्य बसते हैं भारत के अंदर, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में अगर कहीं भी जनजातीय इलाका है और वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र घोषित किया हुआ है राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा, तो वहाँ का जो प्रशासन होगा वो किस तरीके से होगा, और जो AT, MM होगा ये अलग होगा। यानी AT, MM जो है सिर्फ 4 राज्य है अनुसूची 6 में होंगे, और अनुसूची 5 में इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी सभी राज्य भारत के अंदर आते हैं वो अनुसूची 5 के अंदर बताए गए हैं। बात करें कि कार्यकारी शक्ति किस तरीके से कार्य करती है इन क्षेत्रों में, तो आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो अनुसूची 6 है, अनुसूची 6 के अंदर जो आपके 4 राज्य हैं, इन राज्यों के लिए अलग से, हर राज्य के लिए अलग से एक जिला परिषद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? जिला परिषद का। याद रखिएगा, किसका गठन किया गया है? जिला परिषद का। तो जिला परिषद के बात आती है, आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जिला परिषद का गठन कौन करता है। तो आपको बता दूं, जिला परिषद का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, जिला परिषद के सदस्य कितने होते हैं, तो मैं आपको बताऊं, जिला परिषद के सदस्यों की संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30 होती है। इसके बाद 30 सदस्य में से कौन कौन सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 सदस्य जो हैं, 26 सदस्य मताधिकार यानी डायरेक्ट मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। जनजातीय क्षेत्र जो है, जो इलाका है, वहाँ की जनजातीय जाति जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेती है और अपने मत का प्रयोग करके जिला परिषद के सदस्यों को चुनती है। बाकी बचे 4 सदस्यों को राज्यपाल क्या करते हैं? राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं और
जिला परिषद का मेंबर बनाते हैं। यानी जिला परिषद जो होगी वो 30 सदस्यों से मिलकर बनी होगी और हर अनुसूचित 6 के अंदर 4 राज्य है और चारों राज्यों के अंदर अलग अलग से जिला परिषदें होंगी और जिला परिषदों का कार्य एक तरीके से उस जिले जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र के अंदर कानून बनाना, टैक्स वसूल करना, जो रोडें हैं उनका निर्माण कराना, एरिया का पुनरुद्धार करना, यानी एक सरकार के द्वारा जो जो भी कार्य करे जाते हैं वो जनजातीय क्षेत्रों में जिला परिषद के द्वारा करे जाते हैं। यानी जिला परिषद अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, हॉस्पिटल्स, बाजार, मत्स्य क्षेत्र, सड़क आदि की स्थापना कर सकती है। तो ये सब अधिकार क्षेत्र करने का किसका है? जिला परिषद का। तो मैं आपको बता दूं, जिला परिषद में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 राज्य आ रहे हैं। यानी 4 राज्यों में अलग से प्रावधान क्यों किया गया है और बाकी अनुसूची जो 5 है उसमें अलग से राज्य क्यों बनाए गए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा। जो अनुसूची 5 में जितने भी राज्य है उसकी अधिकतर जनजातियां सामान्य संस्कृति से मिलजुल चुकी है, परंतु ये जो 4 राज्य हैं इनकी जनजातियां अभी तक सामान्य लोगों की संस्कृति से नहीं मिली है। ये बिल्कुल ही अपने आप को अभी भी अलग थलग रखे हुए हैं। तो इसी को देखते हुए संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि इन चार राज्यों के लिए अलग से प्रावधान किया जाए और इसलिए इन 4 राज्यों को अलग अनुसूची में शामिल किया गया है। अब ये अलग क्यों है और इनके अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, आइए वो जानते हैं। आइए आप जानते हैं अनुसूचित 6 के अंदर जो राज्य बताए गए हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन 4 राज्यों के अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है और इस जनजातियों को लेकर अक्सर क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चंस पे आपके आंसर्स हमेशा गलत हो सकते हैं, परंतु आज आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद से आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को देखते रहे, बने रहे मेरे साथ। तो पहला पढ़ेंगे हम असम के अंदर सबसे पहले उत्तरी कछार यानी कछार जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर पाई जाती है। दूसरा कार्बी आंगलोंग यानी कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कार्बी जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर। कार्बी आंगलोंग एक जगह है, वहां पर असम के अंदर ये जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर कार्बी जाति पाई जाती है। एक है बोडोलैंड यानी बोडो जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोडो जनजाति, तो बोडो जनजाति पाई जाती है असम के अंदर। कहाँ पाई जाती है? असम के अंदर। इसके बाद बात करें मेघालय में, तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये जनजाति भी है मेघालय की और गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर 3 अलग अलग पहाड़ियां भी हैं जो मेघालय पठार पे स्थित है। इसके बाद बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में मिलती है त्रिपुरी जनजाति। क्या मिलती है? त्रिपुरी जनजाति, तो आसान है। इसके बाद मिजोरम में चकमा, मारा और लुसाई। मिजोरम में चकमा, मारा और लुसाई 3 जनजातियां हमें कहां पे देखने को मिल रही है? मिजोरम में। मिजोरम भारत का ये दक्षिणी जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इस वाले हिस्से में यहाँ पर ये पूरा क्या है? मिजोरम है और यहाँ पर 3 जनजातियां हमें देखने को मिलती है, चकमा, मारा, लुसाई। और ये चारों के चारों राज्य जिसमें से आपका असम और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 3 राज्य तो काफी इतने फेमस रहते हैं क्योंकि ये जो आपका मिजोरम है, ठीक है, आपका असम छोड़ दें, आपका मिजोरम और त्रिपुरा ये कहाँ से लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं आपका म्यांमार से, और म्यांमार से लगे होने के कारण यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। कभी कभी आपने देखे होंगे रोहिंग्या मुस्लिम आ गए, तो रोहिंग्या कहाँ के मुस्लिम है? रोहिंग्या मुस्लिम है आपके बर्मा के यानी म्यांमार के हैं, वो आ जाते हैं और ये आके जनजातियां अपना क्षेत्र पे अपनी संस्कृति को आज तक नहीं छोड़ पाई है और ये संस्कृति को लेकर बड़ी कट्टर है, जिस कारण से इन दोनों क्षेत्रों में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और आए दिन न्यूज में ये बातें आप सुनने को देखते रहते होंगे। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स या अनुच्छेद या फिर भाग आपसे संबंधित हो सकते थे मैंने बताने की कोशिश करी है। यानी आर्टिकल 244 सीधा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी सवाल आ जाता है तो मेरा वादा है कि आप इस चैप्टर से कोई भी सवाल नहीं छोड़ के आएंगे। धन्यवाद।